Hello, my shimmering star. I, Namika Diya, welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. So, it is the chapter 5 of Teaching of Mathematics, Language of Maths. गणितीय भाषा. अभी हम यूनिट 1 ही कर रहे हैं और हमारा ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है. वन मोर चैप्टर इज ऑल्सो देयर. देखो, इस चैप्टर में आप क्या जानोगे कि मैथ्स की जो लैंग्वेज कैसे हुई है और मैथ्स की जो लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है. तो आज मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ. आपने अर्ली पीपल के बारे में सुना होगा, आदि मानव के बारे में तो सबने सुना होगा. देखो, जब आदि मानव थे तो आपको पता होगा दे आर नॉट सिविलाइज्ड. वो इतने सामाजिक नहीं हुए थे और सिविलाइज्ड भी नहीं थे. सिविलाइजेशन आई नहीं थी उस टाइम पे. तो वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे. हम लोगों ने पहले सुना है कि उन्हें जो खाना मिल जाता था वो खा लेते थे. फिर शिकार करने लग गए. फिर ऐसे धीरे धीरे जब चीज़ें बढ़ी तो उन्होंने एनिमल्स हस्बेंड्री स्टार्ट कर दी और मतलब एग्रीकल्चर भी स्टार्ट किया. फिर एक्सचेंज ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ. तो ऐसे ऐसे करके मैथ्स की डेवलपमेंट होती चली गई. तो जो अभी मैं अब मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ. अगर आपको अच्छी लगे तो आप मुझे बताना कि मैम हाँ, इससे हमें अपने कॉन्सेप्ट भी समझ आ गए. देखो, अर्ली पीपल जब पहले की बात थी तो उन्हें कुछ ज़्यादा ऐसा पता नहीं था. तो अगर उन्हें चीज़ों के बारे में पता था या फिर वो चीज़ें देखते थे ना, तो बस इतना ही नोटिफाई कर पाते थे कि इट इज़ मोर इन क्वांटिटी एंड इट इज़ अ लेस इन क्वांटिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें सिर्फ किस चीज़ का पता था, देयर इज़ अ नो मैथ्स एंड ओनली देयर इज़ अ वन फैक्टर दैट इज़ नोन एज मोर एंड लेस क्वांटिटी. फिर देखो, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का एक्सचेंज होना स्टार्ट हुआ. मान लो मैंने किसी को कोई फ्रूट दे दिया, किसी दूसरे मैन को या अर्ली पीपल को, किसी को भी मैंने फ्रूट दिया और उन्होंने भी मुझे कोई फ्रूट दिया है उसके बदले में. मान लो मैंने उन्हें दिए हैं ग्रेप्स और उन्होंने मुझे दिए हैं एप्पल्स. तो उन्हें सिर्फ इतना ही पता था कि मोर क्या है और लेस क्या है. फिर उसके बाद काउंटिंग की बात आई तो क्या करते थे, जितना वो सामान एक्सचेंज कर रहे थे एक दूसरे से, वो छोटे छोटे ना पत्थर रख रहे थे उसके बदले. तो अगर मैंने ग्रेप्स दिए तो देखो, ग्रेप्स तो नंबर में ज्यादा होंगे और एप्पल्स कम होंगे. मान लो अगर मैं 1 kg की, नॉर्मली अब की बात कर रही हूँ, अगर मैं 1 kg ग्रेप्स लूँ और 1 kg एप्पल लूँ तो कौन से नंबरिंग में ज्यादा होंगे. यू ऑल नो कि मैम कैसे बात कर रहे हो, ग्रेप्स ही ज्यादा होंगे. ग्रेप्स तो छोटे छोटे होते हैं और एप्पल तो बड़े बड़े होते हैं. ठीक है. तो उन्होंने एक्सचेंज के लिए स्टोन काउंटिंग रखी. मान लो मैंने उन्हें 10 ग्रेप्स दिए तो मैंने अपने पास ना 10 छोटे छोटे पत्थर रख लिए. उन्हें काउंटिंग का नहीं पता था. एक ग्रेप्स दिए, एक के लिए एक पत्थर, दूसरा ग्रेप दिया, फिर एक पत्थर, फिर एक पत्थर, ऐसे करके उन्होंने पत्थर रख लिए. फिर उन्होंने मुझे एप्पल दिए तो उन्होंने भी स्टोन काउंटिंग कर ली. पर जैसे जैसे एक्सचेंज बढ़ा ना, तो ये हुआ कि उन्हें ना काफी सारे स्टोन रखने पड़ गए. मतलब देयर इज अ ऐसे ना हीप बन गई स्टोन्स की भी. फिर ऐसे चीजों के एक्सचेंज के लिए ये चीजें तो रही नहीं. तो मान लो उन्हें देने थे 235 कुछ अमाउंट, ऐसा कुछ देना था. ये मैं तुम्हें जस्ट एग्जांपल के लिए बता रही हूँ. तो क्या किया गया, अगर ज्यादा अमाउंट हो गया था तो 200 के लिए बहुत बड़ा सा स्टोन रख लिया गया. और अगर जैसे 35 है, इसके लिए भी क्या कर लिया गया, 30 अमाउंट के लिए कर लिया गया एक और बड़ा सा स्टोन, मतलब स्मॉलर देन दिस वन. एंड फिर उसके बाद 5 के लिए या तो फिंगर काउंटिंग स्टार्ट कर दी थी, 1 2 3 4 5, या फिर ऐसे ही चीजें बता दी थी. और छोटे स्टोन भी रख सकते हैं. ठीक है. फिर इसके बाद जब ये भी आ गया तो फिर फिंगर काउंटिंग करने लगे उन्हें. अब उनमें इतना दिमाग आ गया था कि हम फिंगर पे काउंटिंग कर सकते हैं. लाइक अगर मुझे चीज एक्सचेंज करनी थी तो ऐसे काउंट कर लेते थे. और दे ऑल्सो इंक्लूड द फिंगर्स ऑफ देयर फीट ऑल्सो. तो ये भी चीजें हुई. फिर ज्यादा काउंटिंग नहीं कर पाते थे तो इसके लिए एक और सॉल्यूशन निकाला. जैसे मैन्युस्क्रिप्ट से देखते हैं आप, ये ना क्या होता था, पत्थर पे ना ऐसे मार्क्स मिलते थे. तो वो क्या करने लग गए, पत्थरों पे ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लगाने लग गए. अब इससे भी चीजें सॉर्ट नहीं हुई तो उन्होंने जैसे वी ऑल आर फ्रॉम इंडिया, तो हमें पता है कि हमारी देवनागरी लिपि सबसे पहले आई थी. तो इससे क्या हुआ, और भी फायदा हुआ. और हमने क्या कर दिया, नंबरों की पहचान बना ली. कुछ ऐसे ऐसे नंबर बन गए देवनागरी के. मुझे तो एग्जैक्टली आता नहीं है,
बट ऐसे नंबर्स की फॉर्मेशन होने लगी। फिर इसके बाद जब नंबर होने लगे, ऐसे ही देवनागरी आई, अदर कंट्रीज में रोमन नंबर्स आए, फिर भी चीजें ना अच्छे से सॉर्ट नहीं हो पा रही थी, 2 3 ऐसे हो गया और 10 तक पहुंच गए, बट हम ज्यादा लार्जर काउंटिंग नहीं कर पाते थे। फिर हमारे भारत में किसकी खोज की? जीरो की। जीरो की खोज होने के बाद हमारे अब न्यूमेरल्स पूरे हैं। तो स्टोरी क्या थी? अर्ली पीपल ओनली नोज अबाउट द मोर क्वांटिटी एंड लेस क्वांटिटी। देन उन्होंने स्टोन काउंटिंग करनी स्टार्ट की। स्टोन काउंटिंग में भी 2 टाइप की काउंटिंग की, फॉर द स्मॉलर स्टोन एंड देन लार्जर स्टोन। जब ये भी नहीं हुआ तो चीजें एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने फिंगर काउंटिंग स्टार्ट की। और जब फिंगर काउंटिंग से भी चीजें सॉर्ट नहीं हुई तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस पत्थरों पे बनानी स्टार्ट की। इसके बाद हमारी देवनागरी लिपि आई। देन अदर कंट्रीज में भी अदर काइंड ऑफ लिपीज आ गई थी, रोमन नंबर आ गया, फिर इसके बाद जीरो आई हमारे पास। नाउ वी हैव द न्यूमेरल्स। आप इनफाइनाइटली न्यूमेरल्स लिख सकते हैं। इसके बाद मैथ्स। मैथमेटिक्स क्या है? मैथ्स एक ऐसी लैंग्वेज है जो ना तो कल्चर से रिलेटेड है, ना रिलीजन से रिलेटेड है, और ना जेंडर। जैसे मैथ्स में अगर आप, इफ आई हैव द 30 रुपीज, तो अगर मैं फीमेल हूँ तो भी मेरे पास 30 रुपीज ही होंगे, अगर किसी मेल के हाथ में होंगे तो भी वो 30 रुपीज ही होंगे। ऐसा कोई ना स्पेसिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप अदर लिटरेचर की बात करते हो तो वहां पे ही और शी, हिज और हर, ऐसे ना चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो मैथ्स इज द ओनली लैंग्वेज विच इज अवे फ्रॉम द culture, religion, gender or any kind of discrimination, and it is also a universal language। जैसे अगर काउंटिंग करनी है तो इंडिया में 1 2 3 यूज हो रहा है, तो आपके अमेरिका में भी 1 2 3 यूज हो रहा है। ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ मैथ्स। मैथ्स की जो लैंग्वेज है वो कैसी होती है? देखो, मैथ्स की लैंग्वेज ना टोटली डिपेंड करती है 3 चीजों पे। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, द टर्मिनोलॉजी, द नोटेशंस एंड द एल्गोरिथम। इसीलिए मैथ्स की जो लैंग्वेज है ना बहुत सिंपल एंड इट इज ऑल्सो डिफर फ्रॉम द अदर लैंग्वेजेस। तो मैथ्स डिपेंड्स ऑन द नंबर और न्यूमेरल्स, फ्रैक्शन और फ्रैक्शनल एंड रैशनल नंबर। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो इनके नाम से ही जाने जाते हैं, उन्हीं पे डिपेंड करता है। सम वर्ड्स ऑफ सिंपल लैंग्वेज आर डिफाइनिंग मैथमेटिकल टर्म। मतलब अगर मैं उन वर्ड्स को देखूं तो वो सिंपल लैंग्वेज की हैं, जैसे एरिया। बट मैथ्स में अगर मैं रेक्टेंगुलर एरिया लगा दूं तो मुझे पता है क्या हो जाएगा, अगर मैं स्क्वायर का एरिया लगा दूं तो मुझे पता है क्या हो जाएगा। ऐसे ही जैसे वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे एक्स वाई जेड, ये होते हैं। तो सिंपल वर्ड्स भी मैथ्स में यूज किए जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगर ए बी सी डी लिखा होगा तो वो कॉन्सोनेंट के लिए होता है। कॉन्सोनेंट्स के लिए जैसे आपकी ना ऐसे इक्वेशन बना दी जाती है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, है ना। जैसे आपको दिया हो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 6, तो आपको ऐसे ना वेरिएबल्स कॉन्सोनेंट बना देते हैं। जबकि i, j और k यूज फॉर द इंटीजर्स एंड x, y is used for the variables। तो मैथ्स में भी हमारा लिटरेचर यूज हो रहा है, बट वो कुछ अलग मीनिंग है सबके। A certain thought cannot be named or certain can be presented as many kinds। जैसे find the value, find the value x की हो सकती है, find the value for age हो सकता है, find the total value हो सकती है। मतलब find the value का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप एडिशन के लिए जुड़ा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए जुड़ा है, किसी सिंगल कॉन्सेप्ट के लिए नहीं। मैथ्स में एक सिंगल थॉट भी नंबर ऑफ टर्म्स के साथ जुड़ सकता है। मैथ्स वर्ड्स पे बात नहीं करता, मैथ्स सिंबल्स पे बात करता है। इन लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स लेटर हैव स्पेशल यूज। मैंने अभी लास्ट में आपको बताया कि लेटर्स के स्पेशल यूज होते हैं। जैसे अगर XYZ पढ़ा तो आपने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, ABC पढ़ा तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ऐसे ही हमारे मैथ्स में हमारे जो सिंपल लेटर हैं उनका भी स्पेशल यूज होता है। समटाइम ब्रीफ लैंग्वेजेस ऑफ मैथ यूज्ड इन अ मैथ लैंग्वेज। मैथ्स की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ब्रीफ होती है, जैसे इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखा होता। उन मैथ्स की लैंग्वेज में डाटा पे कंसंट्रेशन होता है। और देखो एग्जांपल, ग्राम को GM लिख देते हैं, सेंटीमीटर को CM लिख देते हैं। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज नॉट अ स्टेबल लैंग्वेज। मैथ्स की लैंग्वेज कैसे स्टेबल नहीं है? इट इज कीप ग्रोइंग ऑलवेज, डेवलप करते रहते हैं हम, न्यू चीजें फाइंड आउट करते रहते हैं।
इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ऑफ मैथ्स। जो हमारी साधारण भाषा है और गणितीय भाषा है वो दूसरी लैंग्वेज से कैसे डिफरेंट है। देखो और लैंग्वेज है ना वो टाइम पे डिपेंडेंट करती है, टेम्पोरल होती हैं, बट हमारी जो मैथ्स की लैंग्वेज है वो टेम्पोरल नहीं है बिल्कुल भी। इट डजंट डिपेंड ऑन द पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। ऐसा नहीं है कि अगर आपने फ्यूचर में 10 रुपए दिए तो वो पास्ट में चेंज हो जाएंगे, पास्ट बनेगा जब, और जब आज आपने प्रेजेंट में दिए हैं तो जब ये पास्ट बनेगा तो वो 50 रुपीज हो जाएंगे। नो, मैथ्स लैंग्वेज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द टाइम। तो आप ये लिख सकते हो कि ये समय सारणी पे निर्भर नहीं करती। जैसे दूसरी लैंग्वेज होती है इमोशन होती है, यहाँ पे जो मैथ्स की लैंग्वेज है वो हमारी इमोशन लेस लैंग्वेज है, ठीक है। इसके बाद है मैथमेटिक्स लैंग्वेज इज प्रिसाइज एंड क्लियर। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि बहुत प्रिसाइज होती है, लंबा चौड़ा डाटा नहीं दिखता आपको, आपके सम्स बहुत 2-3 लाइन में भी सॉल्व हो सकते हैं। एंड जैसे अदर लैंग्वेज ना बहुत एम्बिग्विटी से भरी होती है, हिडन एजेंडा होता है, जैसे चीजें छुपी होती हैं, ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो चीजें छुपी हुई हैं इसके अंदर, कुछ और मीनिंग है। बट मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है। जो अजम्पशंस हम बनाते हैं या जो अजम्पशंस दिए होते हैं वही होते हैं। हम अजम्पशंस तो हम बनाते ही नहीं है मैथ में। मैथ्स में डाटा गिवन होता है, अज्यूम कर लेते हैं कि ये है, बट उसकी भी हमें लास्ट में जाके वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब ये तो मैंने बात करी न्यूमेरल्स की कि न्यूमेरल्स कैसे आए थे, नंबर सिस्टम हमारी मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे आया था, कि मैंने बताया आपको स्टोन काउंटिंग था, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर फिंगर काउंटिंग हुई, दन हमारे पास मैथ्स के न्यूमेरल आ गए। अब मैथ्स में तो ज्योमेट्री भी है, तो वहां कैसे आए थे, सबसे पहले है पॉइंट। पॉइंट को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ना इसकी लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना हाइट होती है, डायमेंशनलेस है। फिर इसके बाद होती है लाइन, इसके बाद आती है रे, वन एंड पॉइंट एंड वी कैन एक्सटेंड द अदर पॉइंट अप टू इनफाइनाइटली। फिर इसके बाद आती है लाइन कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इनफाइनाइटली फ्रॉम द बोथ ऑफ द साइड। इसके बाद आती है स्ट्रेट लाइन भी यही है कि आप दोनों तरफ से एक्सटेंड कर देते हो। देन आता है हमारा लाइन सेगमेंट, वो मैं मेंशन करना भूल गई हूँ। लाइन सेगमेंट हैव द 2 कन्फाइंड पॉइंट, ये 2 कन्फाइंड पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को आप लाइन सेगमेंट कहते हो। फिर इसके बाद आता है सरफेस, लाइक इट इज एन ऑब्जेक्ट, तो इसका जो ये है वो सरफेस होगा। देन इसके बाद प्लेन सरफेस विच आर स्मूथ। देन आते हैं एंगल, इट इज इंक्लाइनेशन ऑफ बिटवीन 2 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शंस या 2 रेज के बीच का इंक्लाइनेशन हमारा एंगल कहलाता है। इसके बाद आता है परपेंडिकुलर, क्रिएटिंग 90 डिग्री विद द बेस इज नोन एज परपेंडिकुलर। इसके बाद सर्कल वी ऑल्सो नो दैट सर्कल इज अ 2D स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, ओके। देन डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन। अब परिभाषा की क्या परिभाषा है, परिभाषा क्या होती है, एक किसी टर्म को एक्सप्लेन करने वाली स्टेटमेंट को आप परिभाषा बोलते हो। मतलब अगर मैंने तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट दे दिया, अगर मैंने कॉन्सेप्ट वर्ड बोल दिया, तो इसको डिफाइन करने के लिए जो तुम एक स्टेटमेंट दोगे आप इसी को क्या बोलोगे, उसकी डेफिनेशन, ओके। तो परिभाषा क्या है, ये एक व्याख्या करने वाली पंक्ति है जिसमें दिए हुए संप्रत्यय को पूर्ण रूप से व्याख्या कर दी जाती है। अब एक अच्छी डेफिनेशन कैसी होनी चाहिए, जो एक अच्छी या सटीक परिभाषा है वो कैसी होती है, कंसाइज होती है, मतलब भारी भरकम या लंबी चौड़ी नहीं होती, कंसाइज होती है। इट शुड नॉट कैरी कोई अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब जिस कंसेप्ट की आप बात कर रहे हो उसकी सारी प्रॉपर्टीज उसके उस डेफिनेशन में ही क्लियर हो जाए। मस्ट बी कंप्लीट, कभी भी अधूरी नहीं होनी चाहिए, तो नहीं वो एक गुड डेफिनेशन नहीं कहलाएगी। ग्रामेटिकली करेक्ट, मतलब आप ये कहोगे कि मैम अभी तो आप ग्रामर यूज नहीं करने को बोल रहे थे मैथ्स में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी वर्ड यूज कर दोगे। इफ देयर इज अ वन थिंग तो आप ही लगाओगे, इफ देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग तो आप आर यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टर्म्स मस्ट बी अंडरलाइन, अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स है या तो अंडरलाइन कर दो और यू कैन बोल्ड दैट वर्ड। नोट इज अनडिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, जो चीजें हैं वही आपको शो करनी है, लीक से हटके वर्क नहीं करना है, तो नहीं तो आपकी डेफिनेशन लेंथी हो जाएगी। और मैंने सबसे पहला पॉइंट यही बताया कि आपको ये प्रिसाइज होनी चाहिए। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय अ गुड डेफिनेशन। गुड डेफिनेशन क्या होती है, दैट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करे वो, बेसिक नॉलेज, इट हैव द बेसिक नॉलेज, एम्बिग्विटीज है उनसे रिमूव रहे,
अनडिजायर्ड इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन ये ना दें, एंड इट इंक्लूड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट आवर टॉपिक, जो भी हमारा कंसेप्ट है, जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में पूरी चीजें बताना, तो हमारी गुड डेफिनेशन होगी। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेक्टेंगल, तो मैं ये बता सकती हूँ इट इज अ quadrilateral, sorry, if I am talking about the rectangle, it is a closed figure of the four sides, and we can say that it is a quadrilateral was the front side are parallel to each other and the all angles are 90 degree। ये इनफ डेफिनेशन है रेक्टेंगल की। इसके बाद है बैड डेफिनेशन। रेक्टेंगल में बोल दूं इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो इट इज अ बैड डेफिनेशन विच इंक्लूड, या तो आप बोल सकते हो कि अनडिजायर्ड इन्फॉर्मेशन है या फिर इनकम्प्लीट है, तो आप उसे बैड डेफिनेशन बोलोगे। इसके बाद अब पुअर डेफिनेशन। पुअर डेफिनेशन का मतलब है इट वांट्स टू इलेबरेट इटसेल्फ बट कांट, मतलब ये अपने आप को पूरा इलेबरेशन तो करना चाहते हैं। जैसे मैंने रेक्टेंगल बोला तो मैंने ये भी बोल दिया इट इज अ क्वाड्रिलेटरल और इट इज अ क्लोज्ड फिगर ऑफ फोर साइड, बट देखो अभी भी कुछ चीजें हैं जो इसने कंप्लीट नहीं बताई हैं, तो वो आपकी पुअर डेफिनेशन कहलाएगी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बैड डेफिनेशन एंड पुअर डेफिनेशन। पुअर डेफिनेशन कैन बी इनकम्प्लीट, बैड डेफिनेशन या तो डिजायर्ड मटेरियल लेके चलेगी या इतनी स्मॉलर हो जाएगी या फिर ज्यादा इलेबोरेशन हो जाएगी, तो आप उसको बैड डेफिनेशन बोलोगे। मतलब इट इज अ करेक्ट वन but includes undesired or unnecessary information। The language and grammar of mathematics, language of maths मैंने आपको लास्ट चैप्टर में समझा दिया है कि how language of maths can be developed। मैं इसको भी आई बटन में दे दूंगी, तो आप वहां से पहले वो चैप्टर देख लो, आपको language of maths क्लियर हो जाएगी कि maths की लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन द टर्मिनोलॉजी पे डिपेंड करती है, नोटेशंस पे डिपेंड करती है एंड एल्गोरिथम पे डिपेंड करती है। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रामर, तो मैथ्स इज अ सब्जेक्ट विच इज फ्री फ्रॉम द ग्रामेटिकल एरर। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर मैथ्स में भी अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं, अगर मैं यूज कर रही हूँ एंड, तो एंड कैन यूज टू ज्वाइन टू नाउन्स, लाइक 4 and 6 आर मल्टीपल ऑफ 2, एंड यूज हो रहा है ना यहाँ पे, तो दो नाउन्स को जोड़ने के लिए यूज कर रहा है, या फिर टू सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी एंड यूज किया जा सकता है। जैसे 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। इसके बाद है इज। इज मीन्स होता है इक्वल टू। 25 इज अ स्क्वायर ऑफ व्हाट 5। एडजेक्टिवल फ्रेज हो सकता है, मतलब इसको आप एडजेक्टिव किसी चीज की विशेषता बताने के लिए भी यूज कर सकते हो। एज एन एग्जाम्पल ऑफ, जैसे किसी चीज का एग्जाम्पल देना हो, 30 इज द मल्टीपल ऑफ 5 and 6, तो यहाँ पे एग्जाम्पल शो करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। देन कंफ्यूजन। मैथ्स में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से मैथ्स के बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है मैथ्स की लैंग्वेज के अंदर। जैसे डिफरेंट वर्ड फॉर द सेम इंस्ट्रक्शन, लाइक अगर मुझे एडिशन बताना है तो छोटे बच्चों को ना रटा दिया जाता है कि अगर सम लिखा हो, ऑल लिखा हो, वोल लिखा हो, तो इन सारी टोटल लिखा हो, तो हमें ना ये चीजें पढ़ लेनी है और फटाक से ऐड कर देना है, बच्चों को ये बताया जाता है। तो दे कैन कंफ्यूज कि वो लिखा है, सम लिखा है, ऑल, टोटल ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है। बोथ हैव लिख दिया कि अगर 2 डाटा दे रखा है तो हाउ मेनी बोथ हैव, दैट लाइक ऐसा कोई डाटा दे दिया, तो मतलब बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि मैंने तो वहाँ ये पढ़ा था, या मैं सम पे जाऊं, या मैं टोटल पे जाऊं, या मैं ऑल पे जाऊं, तो इन चीजों से भी एम्बिग्विटीज और कंफ्यूजन बढ़ती है। इसके बाद है वन वर्ड में हैव द डिफरेंट यूजेस, जैसे रूट। रूट फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, वहां पे यूज होता है, या फिर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इनमें भी होता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इस रूट का मतलब क्या है। सम पेयर ऑफ वर्ड्स, कुछ पेयर ऑफ वर्ड हैं जैसे बच्चों को पता नहीं चलता कि कौन सी रो है, कौन से कॉलम है। जैसे बार चार्ट और हिस्टोग्राम, बार ग्राफ बनाना होता है, तो बच्चों को ना समझ नहीं आता कि ये बार ग्राफ है और ये हिस्टोग्राम है, तो इन चीजों की बच्चों को फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री की, कॉम्प्लीमेंट्री किसे बोलते हैं, सप्लीमेंट्री जिनका जोड़ इतना होता है, तो यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर ऐसे कॉन्ग्रुएंसी, अगर कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक सेम होती हैं तो आप उन्हें क्या बोलते हो, कॉन्ग्रुएंसी बोलते हो। लाइक हमने पढ़ा है एस एस एस, ए एस एस, ऐसे करके पढ़े, तो वो कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर का मतलब है मान लो ये बना दी मैंने, ये बना दी, तो दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स।
डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, कई बार एक ही लैंग्वेज के अलग अलग फॉर्म्स यूज कर लेते हैं, लाइक हम फॉर्मूले भी बोल देते हैं और फॉर्मूलाज भी बोल देते हैं, क्लियर। तो इट इज ऑल अबाउट द चैप्टर 5। तो मैंने आपको बताया कि हाउ द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स केम्स इन फ्रंट ऑफ अस, कैसे आई, क्या उसकी हिस्ट्री थी, अच्छी डेफिनेशन आप किसे बोलते हो, मैथ्स की ग्रामर कैसी होती है, अच्छी डेफिनेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो और मैथ्स में कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होता है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन यू कैन आस्क। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सेकेंडली, अगर आपको समझ आ गया है देन ऑल्सो गिव मी द फीडबैक, यस मैम आई अंडरस्टूड और वी अंडरस्टूड, तो ऐसे आपको बता देना है। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फीडबैक फॉर मी, इससे भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड आई कैन डू मोर, far more better than today. Okay, bye bye. Keep going, keep growing and keep learning, my dear student. Thanks for watching.